हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इमरान यूनुस और दुर्र नायाब। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, पहली खबर और बहुत ज़रूरी था ये पाबंदी, और सीटीओ साहब जब हमारे शो में आए थे तो उन्होंने ये खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया था कि सबसे बड़ी हर्डल भी ये हैं, मसाइल भी इन्हीं की वजह से होते हैं, हादसात भी इन्हीं की वजह से होते हैं, क्योंकि ना तो इनके पास कोई लाइसेंस वगैरह होता है, ना नंबर प्लेट होती है, और उसके बाद जी क्या होता है कि हादसात होते हैं। कम उम्र ड्राइवर्स भी हम देखते हैं कि रिक्शे चला रहे होते हैं। अच्छा जी, मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शे खतरनाक करार, इस पर पाबंदी की सिफारिश इरसाल की गई है। 6 सवारियां बिठाना खतरनाक अमल है, नाकिस मटीरियल की वजह से तवाजुन बरकरार नहीं रहता, ब्रेक लगाने से जानलेवा हादसा रूनुमा होते हैं और बेतहाशा हादसा। हम लोग खुद आई विटनेस है, और हल्की सी ब्रेक लगाए पूरा रिक्शा उलट जाता है। ये तो बहुत सारे वाकयात, और रिक्शा ऊपर की तरफ भी आ जाता है, मैंने खुद ये, और खतरनाक वो मंजर होता है। इमरान यूनुस, देखिए जी, पहले तो हम ये बात करें कि मोटरसाइकिल रिक्शा और लोडर रिक्शा जो है ये दुनिया के ऐसे कई ममालिक हैं जहाँ पर मौजूद है, लेकिन उन ममालिक में पार्किंग की सहूलियात हैं, उन ममालिक में मेन रोड्स के साथ सर्विस रोड्स हैं, उन ममालिक में पार्किंग प्लाजे हैं, पार्किंग का मुनासिब इंतज़ाम है, और उन ममालिक में ट्रैफिक का रश इस तरह नहीं होता जैसे हमारे लाहौर शहर में। यहाँ पर मैं ये बात लाजमी बताना चाहूँगा, क्योंकि जब ये मोटरसाइकिल रिक्शा और लोडर रिक्शा नया आया तो तब मैंने इस पर, मुझे याद पड़ता है कि जब हम जेल रोड पे हमारा ऑफिस था, तो तब मैंने इस पर एक कॉलम जो है वो भी लिखा था। मैंने उसमें ये बयान किया था कि ये नई चीज़ तो मुतारिफ़ कराई गई है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, और इसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक के हादसात बढ़ेंगे, बल्कि ये चीज़ वैसे भी मेन रोड्स पर बुरी लगती है कि जैसे गौसुल आज़म रोड है, वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो चल रही हैं, और उस पर मोटरसाइकिल रिक्शा और ये सिलेंसर निकाल के ये ऐसे रेस दे के जो है वो घुमा रहे थे। अच्छा, उस पर हुकूमत ने जब नोटिस लिया था, तो आप यकीन जाने कि हुकूमत ने नोटिस क्या लिया कि बजाय इस चीज़ को ख़त्म करने के, इसको टैक्स नेट में ले आए। अभी भी ये मोटरसाइकिल रिक्शा और ये लोडर रिक्शा जो है वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं, और ये एनुअली इनसे फीस जो है वो वसूल की जा रही है। उस वक्त गवर्नमेंट बजाय इसको, तब भी पुलिस ने लेटर लिखा था गवर्नमेंट को और ये कहा था कि इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ ये ट्रैफिक की रवानी मुतासिर करेंगे बल्कि हादसात का भी बायस बनेंगे। अच्छा, इतने सालों बाद भी इस पर कोई पाबंदी नहीं लग सकी, क्योंकि ये लोग जो हैं वो वाकई लाइन और लेन की पाबंदी तो वैसे नहीं करते। हमारे यहाँ पर मेन जो रोड्स हैं वहाँ पर गाड़ियों वाले लाइन लेन की पाबंदी नहीं करते, तो ये कहाँ पर करेंगे? जब इनका दिल करता है फर्स्ट लेन से थर्ड में आ जाते हैं, फोर्थ में आ जाते हैं, और थर्ड लेन से ऐसे यू टर्न लेते हैं कि कई हादसा जो है वो रोनमा होते रहे हैं, हमने खुद देखा है। तो इस पर पाबंदी की जो है वो अशद ज़रूरत है, और इसके साथ साथ ऑल्टरनेट चीज़ें जो हैं, ऑल्टरनेट सवारी जो है, चाहे वो लोडिंग के हवाले से है या छोटे फासले तय करने के लिए कोई सवारी है, तो वो भी इंट्रोड्यूस जो है वो करवाई जानी चाहिए, जो सेफ और साउंड दोनों चीजें जो है उसमें पाई जाएं, जो जिससे ना सिर्फ माहौल खराब हो, ना शोर हो। बंद नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इनको बंद करना चाहिए। अच्छा। लेकिन इसके ऑल्टरनेट चीजें देखें आप, अब शमसी तवानाई और बैटरी पर भी रिक्शे जो है वो आ चुके हैं, तो ऐसी चीजें मुतारिफ कराई जानी चाहिए ना, ऐसी चीजें। और इन बट वो गरीब की जेब पे बहुत बहुत भारी होंगी, और अभी तो ये बंद होते भी बहुत टाइम लगेगा। ज्यादा तो कीमती नहीं है ना, किसी की जान से ज्यादा तो कीमती नहीं है, लेकिन अभी इनको बंद होते बहुत टाइम लगेगा। अभी तो सबसे पहले आपको वो फैक्ट्रियां बंद करनी होंगी जहां ये बन रहे हैं। दुर्र नायाब, अब गोरा आके अगर देख ले कि उसकी बनाई हुई इजाद करदे गाड़ियों मोटरसाइकिलों के साथ क्या हाल पाकिस्तान में किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो प्रोडक्शन ही बंद कर देगा। आप इनको कहे इसको उड़ा के दिखा दें, उड़ा देंगे। अब रिक्शे ठीक है पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन रिक्शे पे 6 सवारियां नहीं बिठाई जाती, सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद ड्राइवर के पीछे एक आध बंदा और नहीं बिठाया होता, ठीक है, 2 बंदे पीछे लटके नहीं होते, और अगर कोई जगह बच्चे, जिस तरह बच्चे छोटे तो 8-8 10-10 बिठाए होते हैं। और उसका बाद प्रॉब्लम ये है कि बाइक जो है वो 2 बंदों के लिए बनाई गई है मैक्सिमम। हम तो पहले ट्रिपलिंग करते थे, फिर हमने उसके पीछे रिक्शा ऐड कर लिया, 6 बंदे 8 बंदे बना दिए। फिर ये जो मोटरसाइकिल रिक्शा है चिंची, ये कन्नी मारती है, शायद पता नहीं किसी को चलाने के इत्तेफाक हुआ है कि नहीं, मुझे एक दफ़ा हुआ है। अच्छा। वो एक साइड पे खिंचती है, जिसकी वजह से आपने अक्सर देखा है कि ये स्पीड में जब कंट्रोल नहीं रखती तो ये जाके दीवार में लगती हैं या उलट हो जाती है। ठीक, ये एक अपना प्रॉब्लम है इसका। दूसरा, जो लोडर रिक्शा मोटरसाइकिल के पीछे आपने काट बना के नीचे 2 व्हील लगा के रख दिया है, वो एसी भी लेके जा रहे हैं, फ्रिज भी लेके जा रहे हैं, सोफे भी लेके जा रहे हैं, बेड भी लेके जा रहे हैं, जो सामान मिल रहा है वो लेके जा रहे हैं। लेकिन हमें लोड एक्सेल का भी पाबंदी कानून के मुताबिक देखनी चाहिए। हमारी 2 व्हील जो मोटरसाइकिल है वो किस चीज़ के लिए बनाई गई थी, हम उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। सेकेंडली, इमरान ने बहुत अच्छी बात की कि इन एडिशन आप नई चीज़ें इनोवेट करें
आप छोटी लोडर ट्रांसपोर्ट को इनोवेशन की तरफ लेके जाएं। हमारे लाहौर शहर तंग हो चुके हैं, अंदरून तंग हो चुका है, बहुत सारी अब नई आबादियां तंग हो चुकी हैं, वहाँ पे बड़े बड़े ट्रालर लोडर जाने की गुंजाइश नहीं है, आपको लाना पड़ेगा। आपने देखे LWMC में भी तो कूड़े लाने के लिए छोटे रिक्शों की इजाज़त दी है ना, तो आपको किसी लोड एक्सेल के लिए वो भी करना पड़ेगा। और फिर ये बड़ा पॉइंट वाला क्वेश्चन है कि मोटरसाइकिल रिक्शे, लोडर रिक्शे अगर आपने पाबंदी लगा दी है, LWMC ने तो सैकड़ों की तादाद में खरीद ली है, ठीक है, अब वो भी कूड़ा लोड करके गलियों में जा रहे हैं। अब इसमें मुशावरत और जो मिस कोऑर्डिनेशन है वो नजर आ रही है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपने जो खुद रेस किया है कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे, आप पाबंदी लगा भी देंगे, कन्वर्जन जो मोटरसाइकिलों की हो रही है, उनके पीछे लोडर रिक्शे, डब्बे, पता नहीं कौन क्या क्या कार्ट ऐड हो रहे हैं, वो कौन पाबंदी उस पर लगाएगा। फिर आप 9 उम्र बच्चों को आज तक रोक नहीं सके। 9 उम्र बच्चे ज्यादातर ये चलाते हैं जो लेबर भी करते हैं, जो लेबर भी करते हैं, जिन्होंने सामान लोड किया, अपने चिंची लोडर पे रखा, मोटरसाइकिल लोडर पे रखा, आगे गए अनलोड कर दिया। ये बड़ा प्रॉब्लम है, आपका कंट्रोल क्यों नहीं है। फिर इसमें साइट सीइंग, जो आप पीछे वाला ड्राइवर है ना, अगर आपने एक, मैं कल गुजरा तो एक बंदे ने मोटरसाइकिल लोडर के पीछे इतने ऊंचे उसने जूतों के डब्बे रखे हुए थे कि ना मुझे लेफ्ट से कुछ नजर आ रहा था, ना राइट से नजर आ रहा था, आगे तो बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा था, उसको पीछे से क्या नजर आ रहा मैंने कई दफा गाड़ी में ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन मैं ओवरटेक नहीं कर सका क्योंकि मेरा विजन क्लियर नहीं था, बिल्कुल ब्लाइंड था मैं। और फिर लेफ्ट राइट से भी उसने डब्बे जो है फैलाए हुए थे, दोनों तरफ से निकाले हुए थे बाहर, और वो प्रॉपर एक मजदा लोडर जो होता है ना बड़ा, उसकी जगह खींच के लेके जा रहा था। तो उसमें ब्लर, आपका विजन बिल्कुल ब्लाइंड होने का बहुत सारे इश्यूज हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आईजी साहब इसको इनिशिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात कि जब आप इसका ऑल्टरनेट सोर्स नहीं देंगे तो फिर लोग मिस यूज करने के लिए कोई और ट्रांसपोर्ट यूज कर लेंगे, लोग सवारी वाले रिक्शे का यूज कर लेंगे जो आजकल छोटे चलते हैं, लोग छोटी छोटी गाड़ियों को उसके पीछे कोई एडअप करके कुछ करना शुरू कर देंगे। SOPs बने हुए हैं उन पर अमल दरामद तो होता नहीं है। अच्छा, आप रोजाना हफ्ते में मेरे ख्याल से आप 5-6 दिन तो यहाँ बैठती हैं, आपने बहुत मुश्किल से ऐसी कोई खबर पड़ी होगी लोडिंग के हवाले से। इसका भी आपको पता है कि फाइन है, जुर्माना है कि एक गाड़ी या एक लोडर जो है उसका एक स्पेसिफिक कैपेसिटी वजन होता है, उस पर कहीं अमल दरामद नहीं। अच्छा, उसका नुकसान सिर्फ उस कन्वेस को, उस गाड़ी को, उसके टायर को, उसके शॉक को नहीं होता, बल्कि जिस रोड पे चल रहा होता है उस रोड पर भी उसका असर पड़ता है। बिल्कुल ऐसे रोड जो है वो भी डैमेज होता है आहिस्ता आहिस्ता करके। तो ये चीजें जो है ये हमारे यहाँ पर अमल दरामद होता ही नहीं है किसी भी। बट इसके लिए प्रॉपर कोई हिकमत अमली अपनानी होगी, इसका कोई ऑल्टरनेट सोर्स, क्योंकि आपकी जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है ना, लोग अपने घरों से निकलते हैं, शादरा से निकले बाहर मेन मेट्रो तक आने के लिए उनको चाहिए होता है कि वो लेकिन है ना, आप ये देखें ना कि एक चीज जब पता है कि ये चीज ना माहौल दोस्त है और ना सोसाइटी के लिए फ्रेंडली है, जब वो पूरे मुल्क में फैल गई है तो और अंधेवाह फैल गई है, इतने ये मोटरसाइकिल रिक्शे पैदा हो चुके हैं, बन चुके अभी तो हैं, 5-10 साल लगेंगे लोगों को इससे शिफ्ट इनको खत्म कैसे करेंगे आप अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद भी कर देंगे ना तो 5-6 साल तो लोगों को शिफ्ट होते लगेंगे। अब जिनके पास है वो क्या करें? आपने मिसाल दी LWMC की, क्या वो एकदम रिप्लेस कर देंगे सारे के सारे? कर सकते हैं। और आपको पता है ये इनोवेशन, एक कंपनी आई थी चाइना से मोटरसाइकिल बनाने वाली, चिंगची, वो बाइक्स बनाती थी, उन्होंने ये कार्ट जो है ना पीछे इनोवेट किए थे। उस वक्त चिंगची जो रिक्शे थे फिर बने, फिर चिंगची लोडर, फिर चिंगची पता नहीं क्या क्या निकल आया। चिंगची कोई खास वर्ड नहीं, चिंगची एक मोटरसाइकिल बनाने वाली चाइनीज कंपनी थी जो पाकिस्तान में आई, और उनकी नीयत बहुत अच्छी होगी, लेकिन हमने उनकी कंपनी के इनोवेशन के साथ क्या कर दिया है, उसमें तो जुगाड़ लगाया ना उसमें। लेकिन इसमें ना बहुत ज्यादा लोगों के लिए ये नेमत भी है। मिसाल के तौर पे मैंने एक दूर दराज इलाकों में देखा है, दूसरे छोटे शहरों में जाके वहां पे लोग अपना मरीज डाल के इस पे दूर दराज अस्पतालों में लेके जाते हैं, लोगों को पड़ता है, और सस्ता पड़ता है, सबसे बड़ी बात है। उन्होंने मरीज लिटाया होता है, अपना एयरी एम्बुलेंस बन जाती है, अपने गद्दों पे मरीज लिटाया होता है और आसपास उसके बेचारे लवाकिन बैठे होते हैं, और वो बाइक पे जा रहे होते हैं, जाके दूर दराज कस्बों से निकल के शहरों तक अस्पताल अप्रोच करते हैं। अच्छा, इसका ये एक बेनिफिट भी देखा है लोगों को, वरना ना वहाँ कोई एम्बुलेंस जाती है, ना वहाँ पे किसी को उठा के, ना गाड़ियाँ लोगों के पास। देहातों में, जनूबी पंजाब में चलेंगे तो बहुत भूख अफलास है, बुरे हालात हैं। खैर, इसका कोई ऑल्टरनेट भी होना चाहिए, और इसको फिलहाल ये मुमकिन तो नजर नहीं आ रहा। आप देखें इस पे किस तरह से हिकमत अमली बनती है, किस तरह से इंप्लीमेंट कराते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। डिजिटल और कैशलेस पार्किंग निज़ाम के जाने बड़ा कदम, इसको भी बहुत तरीके से मोल्ड करके इस मामले को भी जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। बारहा
केस में जो करप्शन है उसको रोका जा सके। अब कैशलेस यानी आपने बाय हैंड पैसे नहीं देने, दुरे नायाब। अच्छा, हम मैं इमरान दोनों इस बात पे हंस रहे हैं कि ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट स्टार्ट होके फ्लॉप हो चुका है। अच्छा, और हम बाहर के मुल्कों से 10 साल में 20 साल पीछे हैं। अगले मुल्क जो हैं जहाँ पे बाहर अब आप जाएं तो वहाँ पे क्या होता है, जो ई टैग है ना आपकी गाड़ी पे लगा है, उसी के जरिए आपकी हर चीज़ चार्ज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, चाहे पार्किंग है, चाहे आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, चाहे आप किसी दूसरे मुल्क में अगर यूरोप की बात करें, वहाँ पे अब ये डंडे उठाने वाले सिस्टम भी खत्म हो चुके हैं। आप एक पोल से गुजरते हैं, आपकी गाड़ी जैसे गुजरती है वहीं से ऑटो रीड होता है, पैसे हैं वेल एंड गुड, नहीं है तो जुर्माने के साथ घर पहुंच जाते हैं। जहां पार्किंग लगाते हैं ऑटो रीड होता है, आपकी गाड़ी निकलती है बाहर निकलती है, पैसे हैं कट जाते हैं, नहीं है तो जुर्माने के साथ घर पहुंच जाते हैं। यहाँ तो लंबी लंबी कतारों में आपको। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को फिर लगा रहे हैं, आए जी एक रसीद निकलेगी, हम देखेंगे, फिर खड़ी करेंगे, फिर जब जाएंगे तो उस रसीद के जरिए QR कोड के जरिए पे करेंगे, और अगर QR कोड नहीं है तो फिर हम मैनुअल पैसे देंगे रसीद में। हमने पहले ये भी तजर्बा करके देखा है कि टिकट निकाली और इलेक्ट्रॉनिक पैसे उसके अंदर डाल दिए और हम निकल गए, लेकिन वो सब इन्होंने गायब कर दी। आज वो मशीनें मेरा ख्याल है लोहे के भाव के बिक गई होंगी उस दौर में, 10 साल पुरानी 12 साल पुरानी बात है। उन मशीनों का नामो निशान नहीं रहा। लिबर्टी पार्किंग में, माल रोड पे वो तमाम मशीनें नष्ट हुई। फिर दोबारा से और इमरान ने दर्जनों एज लाइफ, क्योंकि ये उस वक्त करता था, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी करता था और पब्लिक फैसिलिटेशन का जो शहरी सहूलियात का महकमा था वो भी करता था। ठीक है, अब वो चीज़ को दोबारा रीडू करके पुरानी देगों में नए पकवान डाल के दोबारा हुकूमत पेश करके सिर्फ अपने अरबों खरबों रुपए की कंपनी चलाने के लिए अगर आप इस तरह के फ्लॉप प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, आपको तो आगे जाना चाहिए था। इस वक्त लाहौर शहर के अंदर जो गाड़ी है 90% गाड़ियों पे ई टैग है, क्योंकि वो रिंग रोड पे ई टैग के बगैर नहीं जा सकते, वो मोटरवे पे ई टैग के बगैर नहीं जा सकते। उसी ई टैग के साथ इनको ये पार्किंग का सिस्टम नस्ब करते हुए सिंगल डी टैग पे क्या कबाहत है। और आपको अभी आप कह रहे हैं जी पर्ची निकलेगी उस पर QR कोड होगा फलाना टमकाना, इससे निकल के आप आगे क्यों नहीं जा पा रहे? बिल्कुल, आप जो ऑलरेडी जिस तरह से ऑटोमेशन के बाद लाहौर की जो रिंग रोड है और उसके बाद जो मोटरवे अथॉरिटी है उसने जिस चीज़ों पे आपको मुंतकिल कर दिया है, आप उसके साथ इंटीग्रेटेड सिस्टम पे क्यों नहीं इंटरलिंक हो रहे? पूरी दुनिया में ये सिस्टम चला गया है। कहीं पे अब मैनुअल चिट निकल के, कार्ड निकल के, QR कोड लेके अब वो जदीद मुल्कों में नहीं जाते और ये बड़ा आसान है। अब होगा क्या कि जी अब जिसके पास QR कोड नहीं है, जिसको समझ नहीं है, जो एंड्रॉयड या आईफोन यूज़ नहीं करता, जो हमारे बुजुर्ग हो चुके हैं जिनको मोबाइल इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम है, वो लोग बेचारे क्या करेंगे? फिर जो गरीब तबका है, जो दिहाड़ीदार है, जो ऊबर टैक्सी गाड़ी चलाता है मुख्तलिफ उसमें, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या करेगा? ठीक है, अब इवन के मेरे पास इतना अगर टाइम नहीं होगा, मैं वो QR कोड नहीं करवाता तो मैनुअल पे तो फिर मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा आपके पास ऑल्टरनेट। फिर वही मेरे वॉलेट में पैसे नहीं है, इलेक्ट्रिक वॉलेट में नहीं है, मोबाइल के कार्ड में पैसे नहीं है, मेरे अपने क्रेडिट कार्ड मेरे पास नहीं है, 90% लोगों के पास नहीं है क्रेडिट कार्ड, तो वो क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स हैं। आप इतना मुश्किल कॉम्प्लिकेशन निज़ाम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसको आप ईज ऑफ डूइंग में ला सकते थे, आप ऑटोमेशन की तरफ ले जा सकते थे, आप घर बैठे उस सिस्टम को ऑपरेट करने की तरफ ले जा सकते थे। आज हम यहाँ में गाड़ी में बैठ के अपने ई टैग को रिचार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, मुझे किसी QR कोड की जरूरत नहीं है, उस पर कोई QR कोड नहीं है, जस्ट एक मैसेज आता है, पिन आता है, आपका रिचार्ज हो जाता है। अब अगले हफ्ते से इस पर अमल कर रहे हैं इमरान यूनुस। देखिए ना, अगर बात की जाए समाजी तरक्की हो, माशी तरक्की हो, शहरी तरक्की हो या मुल्की तरक्की हो, मेरी ये राय है कि रब्बे कायनात के बाद इन तरक्कियों का सारा इन्हिसार जो है वो किस पे होता है? ये ब्यूरोक्रेसी पे होता है। पहले इंसानों ये मेरी राय, ये मेरी राय, ये छोड़ दें कि इंसानों पे होता है, अवाम पे होता है, हुकूमतों पे होता है, ब्यूरोक्रेसी पे। ब्यूरोक्रेसी, अगर उसने किसी सिस्टम को ठीक करना है तो उसने कर लेना है, और अगर उसने किसी सिस्टम को ठीक नहीं करना, उसको बर्बाद ही रखना है तो या अपने खर्चे जो है वो बराबर रखने हैं तो वो करेंगे। आप यकीन जाने, मैं 2 दिन पहले ये मार्टन लिंक रोड पे गया और मैं वहाँ रुका, मैंने कोई चीज़ खरीदनी थी, तो आप यकीन जाने वहाँ पर मुझे ये पार्किंग की पर्ची जो है वो दी गई है, जो कि लाहौर पार्किंग कंपनी की ये पर्ची थी। इस पे कहीं भी वो कीमत आपको नजर नहीं आएगी कि मुझसे कितने पैसे जो है वो ले रहे हैं, उन्होंने वो मिटाई हुई है। और मैंने 100 रुपया उन्होंने मांगा
अच्छा। और उसके बाद मैंने बाकायदा तौर पर अपने डेस्क को इतला दी, मैंने कहा जी यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, पार्किंग पर्ची तो दी जा रही है, उस पर कीमत कहीं नहीं है, ये मैंने आपको पर्ची दिखाई, लेकिन मैंने कहा 100 रुपया जो है वो मांग रहे हैं। अच्छा, जितनी देर में मैं स्टेयर चढ़ के ऊपर गया राजा प्लाजा में, तो उतनी देर में हमारी टीम जो है वो वहाँ पहुंची, उन्होंने मुझे कॉल की, मैंने कहा जी यहाँ आप किसी जगह पर भी चले जाएं यही सूरत हाल है, और लिटरली वही चीज़ हो रही थी। कोई अच्छा मजे की बात बताऊं, जब मैं राजा सेंटर से बाहर आया, हमारे रिपोर्टर ने कहा इमरान भाई मैं बाहर खड़ा हूं, मैंने कहा जी मैं नीचे आ रहा हूं। मैं नीचे आया तो यकीन जाने उस बंदे ने सेकंड्स में ओरिजिनल पर्चियां जो है निकाल के रखी हुई, जिन पे कीमतें भी लिखी हुई थी। कहता मेरे पास तो ये पर्ची है ही नहीं। तो मैंने कहा ये किसने दी है? फिर वो चुप कर गया। मैंने उसको कहा खुदा का खौफ खाएं, खुदा का। फिर मैंने उसको पैसे दिए, वो ले ना कहते नहीं आप 30 रुपए दे दे। मैंने कहा यार बाकी लोगों के साथ आप क्यों ज्यादती कर रहे हैं? अब आ जाए, जो मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा था उस पर आ जाए। पूरी पार्किंग कंपनी को पता है कि उनका स्टाफ क्या कर रहा है, और पूरी पार्किंग कंपनी को यह भी पता है कि उनके दफातर में जो सालों से लोग बैठे हुए हैं, अफसरान बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, और वो किन हाजिर सर्विस और किन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के रिश्तेदार। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। उनको कोई हिला नहीं सकता, और वो ये सारा कुछ उनके जेरे साया होता है, और उसमें वो भी इन्वॉल्व होंगे। मुझे ये बताएं, आज तक लाहौर पार्किंग कंपनी के ऊपर इतने इल्जामात हैं, इतने इल्जामात हैं, इस सफेद हाथी के खिलाफ आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों एक्शन नहीं हुआ? सुना आपने कभी कि इन्होंने क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो एरिया इंचार्ज होगा उसको ट्रांसफर कर देंगे, उसके खिलाफ कोई और कार्रवाई नहीं होगी। इमरान, कई कमिश्नर, कई मिनिस्टर ने तो इसको खत्म करने के फैसले दे दिए, बिल्कुल ऐसे इसको खत्म करें, ये सफेद हाथी है, लेकिन नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? जब गवर्नमेंट को पता है कि ये सफेद हाथी है, करोड़ों रुपए नुकसान में ये हर साल जा रही है, और इसको बंद क्यों नहीं किया जा रहा? इससे 1000 दर्जे पहले तो वो शोभा शहरी सहूलियात का महकमा था, जिसमें आपको कम से कम 10 रुपए 20 रुपए एक्स्ट्रा तो देने नहीं पड़ते थे, 10-20 रुपए जो है वो फीस होती थी। बात बिल्कुल जो दुरे ने आपने की वो बिल्कुल मैं 100% उससे मुत्तफिक हूँ कि ये सिस्टम तो आप ला के उसको फ्लॉप कर चुके हैं। माल रोड पे आपने इसको शुरू किया और उसको आपने खुद खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें आपको नजर आया कि इसमें कैश तो इन्वॉल्व ही नहीं है, हमें कितने नफलों का सवाब है। और वाकई ये हकीकत है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उस वक्त जब हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात की उन एरिया इंस्पेक्टर से, उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा भाईजान ये नहीं चलना, ना चलने दिया जाएगा। उन्होंने साफ ही कह दिया ये चलने नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा दोबारा नहीं है, कहता भाई फिर जाली पर्चियां कहां से बनेगी? सही बात है, जाली पर्चियां कहां से बनेगी? और जिन मार्केट्स का जिक्र भी किया गया है ना यहाँ पर, लिबर्टी मार्केट, करीम ब्लॉक, बरकत मार्केट, सबसे ज्यादा वहीं पे ओवरचार्जिंग हो रही है, सबसे ज्यादा इन्हीं मार्केट में की जाती है। और आपको एक के बाद एक नया बंदा, जब भी आप देखें 3-4 पर्चियां हाथ में डिफरेंट टाइप की चीज, जैसे कि इमरान दिखा रहे हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि इन चीजों की रोकथाम की जा सके। अच्छे खासे आप पैसे लगाते हैं, हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है कि कोई तजर्बाती बुनियादों पर आप कुछ पहले करके देख लें। तजर्बाती बुनियादों पर किया तो वो है प्लाजों के अंदर। आप प्लाजों के अंदर, जो प्लाजों के अंदर ये पार्किंग माफियाज हैं, वो आप आते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से आपको वेलकम करते हैं, उस वक्त नहीं बताते कि कोई पर्ची है। आप गाड़ी खड़ी करके जब शॉप से निकलते हैं या अंदर किसी जगह से निकलते हैं, उसके बाद एक बंदा आता है, वो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पर्ची देता है, ठीक है, उस पर 150 रुपये लिखा होता है, ठीक है, और वो कहते हैं जो मर्जी कर ले। अब ये कानून में सॉरी दुरे ने आपको मैंने कई बार जो है वो फोन पे बताया कि शालमी मार्केट में जो LDA प्लाजा है, आप यकीन जाने, आपको पता है आप गाड़ी वहां पार्क करने से पहले जब एंटर होते हैं आप पर्ची लेते हैं, पता है आपसे कितने पैसे लेते हैं? 300 रुपया लेते हैं। अच्छा, उसके ठेकों पे जब टेंडरिंग होती है, ठेके रिवाइज होते हैं, उस पर तो गोलियां चल जाती हैं। अच्छा। वो तो इतने ठेकेदार वहां पे तगड़े हैं, ताकतवर है कि समझ नहीं आती। जो मैं आपको मिसाल की तरफ लेके जा रहा हूँ ना, ये मेरे साथ वाकया हुआ कि मैं एक क्यू सिनेमा है उसकी पार्किंग में गया, वहाँ से जब वापस निकला, क्योंकि मैं कहीं किसी की आदत करने जा रहा था, तो उसके अंदर एक रेस्टोरेंट से खुला है, मैंने कहा चलो कुछ चिकन पीस वगैरह ले जाता हूँ। मैं जब वापस निकला उसने मुझे 150 रुपये की पर्ची दे दी, कंप्यूटर डिवाइस पड़ा उसने, अच्छा वेल ड्रेस। मैंने कहा यार ये तो ओपन स्पेस है और ये तो पार्किंग स्पेस है, यहाँ या लाहौर पार्किंग फीस लेगी या फिर कोई नहीं लेगा। और वैसे भी ये मैंडेटरी स्पेस है, मतलब कि कानून में है कि प्लाजा खोलते हुए, कमर्शियल प्लाजा खोलते हुए आपको पार्किंग स्पेस मैंडेटरी देनी होती है जी। वो मैंडेटरी स्पेस पे वो फीसें लिए जा रहे हैं। चलें, ये मैंने मिसाल आपको इसलिए दिया है कि मेरे समेत जो सिनेमा में गए होंगे ना, वो आप 100 रुपए तो इमरान खत्म हो गया प्लाजे वाला, अब तो 150-150 से बात आगे जा रही है। आपने इनके लिए कर दिया, बाकी जो MM आलम रोड पर, DHA में जितनी भी फूड चेन है, मैंडेटरी स्पेस में, मैंडेटरी स्पेस में जो लाजमी पार्किंग के लिए छोड़ी जाती है, वहाँ कैसे फीस चार्ज कर सकते हैं? और कोई भी प्राइवेट बंदा, कोई प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, कोई प्राइवेट मालकान किस कानून के तहत वहाँ से फीस कलेक्ट करते हैं? वहाँ पे सिर्फ फीस कलेक्ट करने का इख्तियार या लाहौर पार्किंग कंपनी को होना चाहिए, या LDA को, या किसी
इस तरह की कंपनी, इसके अलावा किसी को ना इख्तियार है। इसी तरह कल को मेरा और आपका पार्क खाली पड़ा होगा, हम भी उसको पार्किंग के लिए खोल के 100 गाड़ियां रोज खड़ी कराया करेंगे। आपको याद होगा जेलों में आयशा ने हैरान कुन बात बताई है, मेडिकल स्टोर क्लिनिक्स वगैरह के बाहर भी पर्ची हर जगह जहां आपको थोड़ी सी स्पेस नजर आएगी ना कि खाली है, वहां पर आपको पार्किंग स्टैंड और वहां से फीस जो है वो आपको देनी पड़ेगी। लोग वसूल कर रहे होंगे। पार्कों में मैंने पिछले हफ्ते 10 दिन पहले खबर दी कि पार्कों में इन्होंने समरी मूव की कि एंट्री फीस लें, वो बोर्ड ने रिजेक्ट कर दी कि जी सस्ती तफरी देनी है, लेकिन एंट्री फीस नहीं, लेकिन वहां पे पार्किंग की फीस ली जा रही है। तो भाई आप पार्किंग की फीस ले, पार्किंग फीस अलहदा देंगे, एंट्री की फीस अलहदा देंगे, तो आपने क्या? अच्छा, आप अस्पतालों में ले रहे हैं, लोग वहां पे एंजॉय करने आते हैं, ठीक है, आप वहां पे उनसे भारी भारी फीसें ले रहे हैं, 50 रुपए 100 रुपए मामूल है। अस्पतालों में बहुत बड़ा माफिया है जिसका जितना दिल चाह रहा है, और वो रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? घंटों के हिसाब से। हाँ, वो रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? कहाँ लग रहा है? मुझे बिल्कुल ऐसे ही है, वो जेबों में अलहदा से पैसे डाल रहे हैं, और जो पार्किंग फीस के पैसे प्रॉपर वो ले रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं वो भी समझ नहीं आ रहा। आप सरकारी अस्पतालों में आज चले जाएं तो आप देख लें, वहां पर हर अस्पताल में अलहदा से पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, और अगर आपको वहां पर घंटा 1.5 घंटा लग गया तो आपको कहेंगे जी इतना टाइम आपका ज्यादा हो गया, आपने और पैसे। और स्पेशलाइज्ड हेल्थ आपको कोई रिकॉर्ड देने में अगर कामयाब हो जाए ना, तो मैं हम यहाँ ऑनलाइन माफी मांगेंगे। सवाल नहीं पैदा होता कि वो रेवेन्यू में इकट्ठा हुआ, जिना से इतनी पार्किंग फीस जमा हुई, इतनी हुई, वो हमने इतने मसाइल पे आज तक ऐसा कुछ कि इस तरह की भी उन्होंने कोई खबर शेयर की है। खैर, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। शहर में पाक चीन डिजिटल स्किल रोड इंस्टीट्यूट बनेगा। हम सराहते हैं इसको, ये लाजमी होना चाहिए। टेप्टा पंजाब और चीनी कंपनी के दरमियान इंस्टीट्यूट के क़याम का मुआहदा तय पा गया है और इसके हवाले से तकरीब हुई है। इमरान, देखिए जी, बिल्कुल सिल्क रोड के हवाले से बात करें, ये बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट जो है वो रहा है, और पूरी दुनिया में ये बड़ी कामयाबी से चल रहा है। लाहौर में भी मुतारिफ जो है ये करवाया गया था, और बिल्कुल दुर्नियाब ने इससे रिलेटेड जो है वो कई खबरें भी दी हैं, और वाकई वो रोड जो है वो बड़ी कामयाबी से चल रही है। नॉर्मली हमारे यहाँ पर अगर बात की जाए ना, जो कंस्ट्रक्शन है, माजरत के साथ हमारे मैं अगर सिर्फ लाहौर शहर की बात करूँ तो आप ये सोचें कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें तो हमेशा कई मसाइल जो है वो रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी रोड नया बनता है, महीने बाद किसी ना किसी को याद आ जाता है कि इसके नीचे से वायर गुजारनी है, इसके नीचे पाइप रहते थे, इसके नीचे ये रहता था, वो रहता था, यहाँ इस पर टर्न देना था, उसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। आप ये सोचें कि शहर में ये आ रहा है तो बाकी मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है वो क्या होता होगा। खैर, उसके बाद जो है स्पेशली सिल्क रोड के हवाले से बात करें, ये बड़ी पायदार है। लाहौर में भी आई थिंक 2 रोड्स हैं दुरे नया सिल्क रोड के हवाले से, तकरीबन कुछ है जो कुछ बड़ी 100%, और वो बड़ी कामयाबी से जो है वो चल रही हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि इस टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाने के लिए अगर यहाँ पर इंस्टीट्यूट बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस पर मज़ीद ये हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, और इन चीज़ों को जो है वो ना सिर्फ अप्लाई बल्कि सीखने की ज़रूरत है, बल्कि इसको यहाँ पर अप्लाई करने की भी ज़रूरत है। अच्छा जी, ये टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे हैं, और अगर हमें चाइना इस पर टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहा है हाथ पकड़ के हमारे इदारों को, अव्वल तो ये काम टेप्टा का था कि वो टेक्निकल तौर पे भी जो चीज़ों को स्किल्स की तरफ लेके जाना है, नई चीज़ों को इंटरवेंशन की तरफ लेके जाना है, तो कुछ जदीद चाइना तो मुआविनत करने को हमेशा तैयार है। आप उन चीज़ों को लेके कितना आगे चलते हैं, आप उन टेक्नोलॉजीज़ को, उन इंटरवेंशंस को, उन इनोवेशंस को कितना आगे बढ़ाते हैं, उनको कितना एक्सपेंड करते हैं। अगर वो लाहौर की कुछ गलियों तक या कुछ एरियो तक महदूद रहेगा और उसके समरात पूरे पंजाब में या दीगर इलाकों में नहीं फैलेंगे, तो मुझे बताएं फिर आपका जो सारा ब्रेन है वो एक ही शहर की तरफ मूव करेगा, वो अर्बनाइजेशन का लोड वहीं पे आपको जो है उस पर डालेगा। जितनी भी जॉब की और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो उन्हीं शहरों की तरफ आएंगी। तो इसको तो वसअत देने की ज़रूरत है ना। अब लाहौर शहर से भी निकल के पंजाब में और भी शहर हैं जो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहे हैं। उन रीजन्स की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बंदे ने अब इनोवेशन के लिए तौर पर, जिस तरह हम कहते हैं कि जी हमसाया मुल्क का मुकाबला करेंगे, उनके तो बिलियन ऑफ डॉलर्स में अब ट्रेड पहुंच चुकी है। अब हमारे बच्चे बेचारे, कोई मुजफ्फरगढ़ बैठा है, कोई रहीम यार खान बैठा है, कोई डेरा गाजी खान बैठा है, लोधरा बैठा है, उन बेचारों के पास तो मेरा ख्याल लाइट नहीं आती, तो इंटरनेट क्या आएगा। अब इंटरनेट जो आ जाता है वो ऐसा इंटरनेट है जैसे वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, उसकी स्पीड ही नहीं आ रही होती। अब
मुझे हंसता हूँ कि वो बेचारे क्या करेंगे। और उसके बाद उनके पास जो डिवाइसेस हैं जो गवर्नमेंट की सतह पे उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिसमें लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, वो कौन करेगा? वो तो जीरो इंटरेस्ट रेट पे उनको हर बच्चे को मैंडेटरी है, जो मैट्रिक कर ले, जो इंटर में चला जाए, उसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। बिल्कुल। फिर शायद आप कहें कि जी हम मुकाबला कर सकते हैं। आपने तो बता दिया कि ये अभी हम बहुत दूर हैं। अब टेफ्टा क्या, टेफ्टा के पास अगर आप कहें ना, आप कहें जी टेफ्टा के पास, टेफ्टा कहेगा जी हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, हम लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, हम हाँ जो इमरान हंस रहे, अभी ये शादरा के साथ हमारे जाके टेफ्टा में हमारे इस माशरे में अभी भी कुछ ऐसे टीवी चैनल्स हैं माजरत के साथ, जहां पर वो खीरा काटने का इस्लामी तरीका बता रहे होते हैं। मतलब हैरान होता है कि यार दुनिया कहां से कहां जा रही है और हम जो है वो किस चीज की तरफ जो है वो लगे हुए हैं। बिल्कुल। अब जी ये आप जिद्दत लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रॉपर मेरे ख्याल से नौजवानों के लिए मौके भी पैदा करने होंगे, लोगों को मैक्सिमम स्किल जो है सिखानी होगी ताकि इसका फायदा भी हो सके। अच्छा जी, अभी हमने अपडेट की तरफ भी जाना है, आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। हमारे पास खबर क्या है जी, वो आपसे शेयर कर लेते हैं। खबर है जी, हुकूमत ने अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत के रिलीफ से महरूम कर दिया है। और अभी हम ये डिस्कस भी कर रहे थे, जैसे ही टिकर्स ऑन एयर हुए तो हम ब्रेक में यही डिस्कस कर रहे थे। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ा दी है। पेट्रोल पर लेवी 8 रुपये 2 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये से बढ़ाकर 78 रुपये 2 पैसे फी लीटर की गई है। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात बताइए खबर की। जी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा है, लेकिन साथ ही साथ आवाम को आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में होने वाली कमी का फायदा नहीं पहुंचाया गया और आवाम को सस्ते पेट्रोल और डीजल की सहूलत से महरूम किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ा दी है और पेट्रोल पर लेवी 8 रुपये 2 पैसे फी लीटर बढ़ाई गई है। पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये से बढ़ाकर 78 रुपये 2 पैसे फी लीटर की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल पर लेवी 7 रुपये 1 पैसा फी लीटर बढ़ाई गई है और इसे 70 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 77 रुपये 1 पैसा फी लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर तकरीबन 102 रुपये 52 पैसे फी लीटर टैक्सेस और ड्यूटीज जो है वो इस वक्त वसूल की जा रही है और हाई स्पीड डीजल पर 98 रुपये 24 पैसे से ज्यादा टैक्सेस, ड्यूटीज और लेवीज हुकूमत वसूल कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अब आपने खबर की तफसील तो सुन ली। दुरे नायाब, ये क्या अवाम की जेब पे बोझ आएगा? नहीं तो और कौन देगा? आप मुझे बताएं, और हुकूमत देगी। ये हम तो इंतजार कर रहे थे कि शायद पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है। ये शायद नहीं है, ये यकीनन सस्ता होना था। ये जो अवाम का रिलीफ था उस पर हक मारा गया है, बिल्कुल उस पर जो शब खून मारा गया है। और मतलब कि लोग जो मेम बना रहे थे कि जी आप ये रिलीफ वापस ले लें, लेकिन वो आवाज़ें बंद कर दे जो हमारे फ़ोनों पे सुनती हैं, जो आजकल चल रही है कसम से। ठीक है, अब तो मुझे तो उन बेचारों पे अब ये रहम आ रहा है कि अब इसका क्या मीम बनाएंगे। बिल्कुल, आपका पूरी दुनिया में एक ड्रास्टिक डिक्लाइन आ रहा है पेट्रोल की कीमतों पे, तेजी के साथ तो हर जुबान ज़द-ए-आम था कि अब पेट्रोल की कीमत कम होने जा रही है। हम पिछली दफा भी इस रिलीफ के मुस्तहिक थे, हम कल रात भी इस रिलीफ के मुस्तहिक थे। हम 9 रुपये 8 रुपये कुछ पैसों, तकरीबन 9 रुपये के मुस्तहिक थे। ये हमारा हक मारा गया है और ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी की बात है कि हुकूमत अपने खर्चे नहीं कम करती, लेकिन जो लोगों की जेबों में 8-9 रुपये का रिलीफ आ रहा है वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप इनके वुज़रा के, इनके कबीना की तादाद देख लें, आप इनके कबीना की जो है वो लंबी चौड़ी जो है। मैंने कल लाहौर में इस्लामाबाद नंबर और दीगर नंबरों की जो है वो नई LC लैंड क्रूजर फिरती देखी है जो 9-9 करोड़ रुपए की हैं, लेटेस्ट लैंड क्रूजर्स। उनको सरकारी नंबर लगा के कोई होंगे जिन लोगों के, फिर मिनिस्टरों के पास, फिर पता नहीं किस किस के पास। ये जब तक खत्म नहीं होगा ना, ये कुछ नहीं हो सकता। आपका 1 महीने का रिलीफ जो अवाम की जेबों से इन्होंने डालना है, या 1 साल का रिलीफ कैलकुलेट कर लें, अगर ये अपने इजाफी खर्चे नहीं, इजाफी खर्चे सरकार बंद कर दे तो 15 दिनों में ये 1 साल का रिलीफ गैप कवर हो सकता है। लेकिन हमारा वो 1 साल का रिलीफ डाका डालना है, अपने 15 दिन की कुर्बानी नहीं देनी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने अपने वो VVIP कल्चर की कुर्बानी नहीं देनी। तो नहीं खत्म हो सकता। वो गाड़ियों के डाले, वो बड़ी सरकारी गाड़ियां 4-4 हज़ार CC की गाड़ियां लेकर, मुझे बताएं ट्रैवल नहीं होता। हम 600-600 CC की गाड़ियों पे खुश फिर रहे होते हैं,
छोटी छोटी गाड़ियों पे आपके पास 800 सीसी गाड़ी होगी, इमरान के पास भी 800 सीसी गाड़ी है, ठीक है जी, और पूरा शहर कवर करते हैं, ठीक चलें आप बहुत है 1300 ले लें जी, आप 18 आप 4-4 हज़ार सीसी गाड़ियाँ लेके फिर रहे हैं, आप डेली का लाखों करोड़ों रुपए का, सिर्फ लाहौर की मैं बात करूँ, मैं पूरे पंजाब पे नहीं जा रहा, मैं पूरे पाकिस्तान में नहीं जा रहा, मैं दीगर सूबों पे नहीं जा रहा। क्या कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, हमारी हुकूमत को ये भी पता है कि हमारे कुछ सेक्रेटरीज हैं, उनके घरों में 14 गाड़ियां हैं। ऐसे ही है, किसको नहीं पता, सबको पता है कि उनके घर में 14 गाड़ियां, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। और एक हसास इदारे की रिपोर्ट है, बड़ी ही इंफॉर्मेटिव और बड़ी एक्यूरेट, कि आपके जो अफसरान है सरकारी, या जो आपके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, या बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने GOR में घर लिए हुए हैं, अब उन्होंने तकरीबन लाहौर शहर में अपने घर बना लिए, इस्लामाबाद में अपने घर बना लिए, और वह रह रहे हैं सरकारी नहीं छोड़ना, ठीक है। हमने ना सरकारी घर छोड़ना है, ना सरकारी बिजली मुफ्त छोड़नी है, ना सरकारी गैस, ना मुलाजम, पॉलिसी तो ये होनी चाहिए ना कि जिस बंदे के पास अपना घर है आप उसको क्यों घर दे रहे हैं? भाई LDA में हो रहा है, क्या वो एहसान LDA के कर रहे हैं? अफसर हैं सरकारी घर लेके अपने घर किरायों पे दिए हुए हैं, ये तो फिर आवाम के साथ ना, और अब ब्यूरोक्रेसी, बाकी अब ब्यूरोक्रेसी भी इस जगह पे चली हुई है। खैर आवाम तो इंतजार थी, मुंतजर कर रही थी कि जी पेट्रोल की कीमत में कमी होगी, लेकिन किस तरह से वो कमी तो नहीं की गई, लेकिन आवाम की जेबों पे ही बोझ डाल दिया गया। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं हमारे साथ। स्पेशल बर्थडे विश करने जाएंगे जी हम सिटी न्यूज़ नेटवर्क के मेंबर, सीनियर मैनेजर टेक्निकल सैयद अहमद फराफोजी हैं, जिनकी आज सालगिरह है। सो हम उनको फौजी साहब के नाम से जो हैं वो बुलाते भी हैं। तो फौजी साहब को हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से, टीम सिटी एट 10 की जानिब से आपको सालगिरह की मुबारकबाद। तो लिस्ट की तरफ हम आएंगे, लेकिन अभी सेगमेंट शामिल करेंगे, आपको बताएंगे आज के भाव क्या हैं। अच्छा जी, ओपन मार्केट से हम हर रोज आपको रेट बताते हैं। सब्जी बतानी फ्रेश आपको मिलती है नहीं मिलती, हम आपको फ्रेश रेट जरूर बता देते हैं ताकि आप सब्जी की खरीदारी के लिए जाएं तो आपको कम से कम रेट पता हो। अच्छा जी, अब एग्जैक्टली वो रेट भी नहीं होते, लेकिन 1-2 रुपए के फर्क के साथ हम आपको रेट बता देते हैं। ओपन मार्केट में अफशा मौजूद हैं, रेट लिस्ट उनके पास है, वो चीज़। बिल्कुल, आज भी आपको सब्जियों की कीमतों के हवाले से आगाह करें तो ज़मीन पे उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं। आलू की सकाची हमसे कीमत 40 रुपये रखी गई है, लेकिन ये 60 से 70 में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की कीमत भी 40 है, लेकिन ये 80, जबकि टमाटर की सरकारी कीमत भी 40 है, लेकिन ये भी 90 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 360 है, लेकिन ये 400, जबकि लहसुन चाइना की सरकारी कीमत 390 है, लेकिन ये 450 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। भिंडी की सरकारी कीमत 160 है, इसी तरह अरवी की सरकारी कीमत भी 160 से 70 है, लेकिन ये दोनों अपनी कीमतों के बरक्स 200 से 190 रुपये में फ़रोख्त की जा रही हैं। लीमू चाइना की सरकारी कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 110 रुपये सरकारी कीमत रखी गई है, लेकिन बाज़ार में ये दिन ब दिन इसकी कीमत में इजाफा होता जा रहा है। 200 रुपये किलो में ये फ़रोख्त किया जा रहा है, लेकिन कल मैं खुद भी बाज़ार गई थी तो मैंने खुद भी लीमू ख़रीदे, तो वहाँ पर ये मुझे 300 रुपये किलो तक लीमू दिखाई दिए थे। तो इस तरह जो ये दीगर सब्ज़ियाँ हैं, मौसमी सब्ज़ियाँ और दीगर चीज़ें हैं, ये तमाम अपनी कीमतों के बरक्स बेची जाती हैं और शहरी सवाल से खासा परेशान दिखाई भी देते हैं और दुश्वारी का शिकार भी होते हैं और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से साथ ही साथ कार्रवाई करने का मुतालबा भी करते हैं। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सो लोग हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो सरकारी रेट लिस्ट है उस पर अमल करा दिया करें, यानी जो सरकारी रेट दिया जाता है, जो रेट लिस्ट लगी होती है, उसके मुताबिक अगर सब्जियां मिल जाएं तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सो आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ जाते हैं। फैज़ अहमद की सालगिरह है, ज़रियाब की सालगिरह है, रिजा अली की सालगिरह है और इसके बाद अमीर अली, शकील अहमद और इसके बाद जी सालगिरह है सीशा आफाक की। आप सब लोगों को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। फाइज अहमद की भी आज सालगिरह जी, फाइज अहमद को भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। सो आपकी सालगिरह भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे, हमें पिक्चर्स भिजवाएं, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए, अपने नाम के साथ पिक्चर भिजवा दें, आपके बर्थडे को भी हम इसी तरह से स्पेशल बनाएंगे। अभी हमने चल रहे हैं जी एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वीडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि आज से तकरीबन कोई 8-10 दिन 12 दिन पहले कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने विजिट किया सिविल सेक्रेटेरिएट का, और उनके दौरे का मकसद जो था ख़ास तौर पर ये था कि उनको अंदरून लाहौर जो है वो अपनी तारीखी हैसियत में बहाल चाहिए था, और इसके लिए उन्होंने खुसूसी तौर पर अहकाम भी जारी किए कि तारीखी विरसे की बहाली किस तरह से की जाए। सर्कुलर रोड पर उन्होंने कहा कि खुसूसी तौर पर ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए और अंदरून लाहौर की बहाली उसको जिस तरह से असल हालत में था उस तरह से बरकरार रखा जाए। अंदरून लाहौर में जितने भी दरवाजे हैं उनकी बहाली पर काम किया जाए। अब ऐसे में जब 7000 दुकानें गिराने का मुजव्विज़ा मंसूबा बनाया गया तो ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। अब ताजिर कहते हैं कि जी उन पर शबखून मारा जा रहा है, उनका कारोबार तबाह हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर हुकूमत की जानिब से ये डिसीजन लिया गया है तो इसके पसे पर्दा पूरी उन्होंने तैयारी की होगी, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट का भी प्लान बनाया होगा, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और चूंकि मैं अपने बचपन से देख रही हूँ यहाँ पर सर्कुलर रूट पे काम इसी तरह से चल रहा है, तजावुजात भी हैं, गैर कानूनी तौर पर कब्जा भी किया गया है। अब कुछ लोग जो कि अपनी जगहों पर बैठ के काम कर रहे हैं उनके लिए ऑल्टरनेट क्या होगा, सो नुकसान जो होगा उसका खमियाजा किस तरह से हुकूमत पूरा करेगी, इस पर भी बात होगी, और ऑपरेशन के वाले से प्लान क्या उस पर भी बात होगी। मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ जी। हमारे साथ सैयद अजमत अली शाह साहब मौजूद है, पेट्रोल इन चीफ सर्कुलर रोड मार्केट, और इसके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर आमिर रजा खान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपसे मैं स्टार्ट करूंगी, लेकिन चूंकि मैंने जिक्र किया कि मैं अपने बचपन से वहां पर कारोबार इसी तरह से देख रही हूँ, आमिर भाई आप अपने बचपन का जरा वाकया सुना दें। कारोबार ऐसे ही चल रहा था? नहीं, ऐसे नहीं चल रहा था, और कारोबार जो है ये तो बहुत लेट फैलना शुरू हुआ। हम तो फोर फादर से वहीं पे रहने वाले, शालमी के रहने वाले लोग, मैंने कहा आप पहले रोशनदार, और हमें पता है कि शालमी के इर्द गिर्द सर्कुलर रोड के साथ साथ जितने बाग थे उनको कैसे गुजारा गया। और मेरे वालिद को ये पता था कि सर्कुलर रोड के साथ साथ एक नहर भी बहा करती थी। अच्छा जी जी जी, जितनी आपको दुकानें नज़र आती हैं ना बाग के साथ साथ सामने फ्रंट पे, चाहे वो मोचूरज़े के साथ साथ हैं, चाहे वो, तो ये एक नहर थी जो शालामार बाग से निकला करती थी, और ये इधर से फिर पूरा उसका रूट था, और ये पूरे बाग जो थे इनको सराब करने के लिए जो फसील के साथ साथ थी, इस पर भी दुकानें बन गई। हमने देखा कि शाह जी का मुझे पता नहीं काम कहाँ पे है, मेरा वही शालम में कुम्हार अली मस्जिद नाल जे मेरा मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट, उसमें जो है वहाँ पे भी हमने बागों के अंदर तक दुकानें बनती हुई और कब्जे होते हुए देखे। हमने मोती मंदिर को दुकानों में तब्दील होता हुआ देखा। मोती मंदिर वो तारीखी मंदिर था, आते रहे, कब्जा करते रहे, कोई मोती मंदिर वो मंदिर है जो कि इसकी तरहीसियत ये है, सिर्फ आपको ये बता दूँ कि जवाहरलाल नेहरू की जो थी वालदा, उन्होंने बनवाया था, और मोतीलाल नेहरू उनके वालिद थे, उनके नाम पर। अच्छा। मोती मंदिर उसको गिरा दिया गया जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई की गई, तो चंद लोगों ने यहाँ पर इस मंदिर को, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें कुछ लोग आबाद थे पार्टीशन के बाद से, लेकिन उसमें भी लोगों की नज़रें पड़ी और उस मंदिर को गिराने के बाद उस पर दुकानें बन गई। इसी तरह शीतला माई मंदिर है, बड़ा पुराना मंदिर है जी, उसके अंदर भी चले जाओ तो सारा कमर्शियल दुकानें बन गई। तो ये जो बढ़ता हुआ कारोबारी रुझान था, कुछ शहबाज शरीफ साहब ने तबाही फेरी, वो जो हमारा गार्डन था जिसको हम उसको गंजा बाग कहते थे, उसके इसलिए कि उसमें दरख्त नहीं थे। अच्छा। वहाँ शालमी सुपर मार्केट बना दी गई, और उसको उसकी दुकानें जो हैं वो उनको अलॉट की गई जो नारकली में ठेले लगाते थे, उन ठेले वालों को उठवाकर दुकानें दी गई, उन्होंने दुकानें किराए पे दी या बेच दी, जाके दोबारा ठेले लगा लिए। अच्छा। ये मेरी आंखों के सामने की बातें हैं, मैं उस बाग में खेला हुआ हूँ क्रिकेट। आपके सारे सर्कुलर रोड के साथ साथ एक ड्रेन चलता है, ड्रेन नाला है जी। उसके साथ साथ आप चलते चले जाएं, आपको मकान, दुकानें, तंदूर नज़र आएंगे। शालमी और शालमी के अंदर और लोहारी और भाटी, आप 13 दरवाज़ों के अंदर अंदर जहाँ जहाँ फिल्थ डिपो थे कारपोरेशन के, वहाँ पे या तो दफ्तर बन चुके या दुकानें बन चुकी, मकान भी बना हुआ है
चले जगह का नाम भी मैं अगर कहते हैं तो कूचा पीर शराजी है, वहाँ पे एक काउंसलर ने एक फेल्थ डिपो के ऊपर दुकान छोड़ उसने मकान बना लिया अपना। अंदाजा करें अब मुझे समझ नहीं आती है, अब जब ये तरीही बहाली करने जा रहे हैं तो ये किस हद तक जाएंगे। देखिए जिन लोगों का कारोबार है, जिन लोगों की जैसे शाहजी हैं, इनका तो लीगल कारोबार होगा, लीगल दुकानें होंगी, वो तो ठीक है, लेकिन जिनके वाकई काबजीन हैं उनसे तो कब्जा वागजार कराना चाहिए। सर क्या कहते हैं आप इस हुकूमती फैसले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जैसे आमिर भाई ने बताया कि ये मेरा ख्याल 100 साल पुरानी बात होगी जहाँ फसील बनी हुई थी, नहर चलती थी और ये सारे मामला थे। मैंने देखे ना आमिर भाई ने देखे, ये कह रहे हमारे वालिद साहब बताते थे। जी बिल्कुल, वो दायरा सच्ची बात होगी ना। अच्छा हाई कोर्ट में केस भी है, वैसे मैं आपकी बात नहीं काट रहा, सॉरी, हाई कोर्ट में इस पर केस भी है। जी जी एमडी ताहिर साहब ने किया था, वैसे होगा, मैं इस पर डिनाइड नहीं होगा, लेकिन देखें उसके बाद जो मामला आबाद हुए वो किसने आबाद कराए? गवर्नमेंट ने। वहाँ मार्केटें बनाई गई, गवर्नमेंट ने बनाई गई। हम जो काबिज लोग हैं ये अब उनको अकल आई कि कब्जा करना है वहाँ पे, जबकि वहाँ कारोबार चल पड़े। ठीक है। जब गवर्नमेंट ने दुकानें बनाई थी वो 2-2.5 हज़ार रुपये की दुकान थी कारपोरेशन की, वहाँ पे 120 फुट की कच्ची दुकान उन्होंने दी थी। ये 72 की बात है, सन 72 की। उन्हीं दौरान में हमने वहाँ दुकान ली थी। उसके बाद वो 120 फुट की दुकान पे बैठ के मेहनत की। हमारे सामने नाला था, उसके आगे कच्ची सी आबादी सी थी, आबादी क्या वो कच्ची जगह थी, वहाँ पे गधे घोड़े कुत्ते वहाँ बैठे रहते थे और हमारी दुकान इस साइड की थी और मार्केट सारी कॉर्पोरेशन की बनाई हुई थी। ठीक। तो वहाँ बैठ के हमने बिजनेस किया, हमारे वालिद ने किया, हमारे भाइयों ने, तीसरी नस्ल हमारी उधर आ चुकी है। लेकिन जगह कॉर्पोरेशन की, जगह कॉर्पोरेशन की थी। अच्छा इसमें ऐसे ही लोग थे जिनकी 3-3 4-4 नस्लें वहाँ बैठ के कारोबार किया। ठीक है। और उन्होंने वहाँ पे अपना खून पसीना दे के उसको जगह को चलाया। आज उस जगह की वैल्यू बढ़ गई। जाहिर है जो बिज़नेस किया वहाँ पे हर किस्म की, पहले चाइना से माल नहीं आते थे, यहीं की प्रोडक्ट बनती थी, यहीं की बिकती थी। अब जब से इंपोर्ट का काम चाइना से शुरू हुआ तो शाह आलम मार्केट से लेके शाह आलम बड़ा मार्केट, सर्कुलर रोड गार्डन, प्लास्टिक मार्केट, सारी मार्केटें आबाद हो गई। इम्पोर्टर शुरू हो गए, बैठ के काम करना शुरू हो गए। आज देखें जिस बंदे ने 3-3 नस्लें अपनी दे दी हैं उस जगह को, मेहनत करके उसकी एक वैल्यू बन गई है। पीछे एक ट्रेंड चला था, डीसी साहब ने कहा था किराए बढ़ा दें, जबकि हमारी मार्केट और दूसरी मार्केट जितनी कॉर्पोरेशन की मार्केट है उन्होंने 10% किराया बढ़ा के हर साल दे रहे हैं। ठीक है। और हमारी मार्केट वो है जिसने एक भी महीने का किराया हमारे पे लागू नहीं हुआ। ठीक है। बकाया जात नहीं है, हम हर साल 10% बढ़ा के किराया जमा करा रहे हैं। अब हमें नोटिस आते हैं कि जी आपका 400% किराया बढ़ा दिया। हमने कहा भाई आप ये कैसे बढ़ा सकते हैं? हम डीसी साहब के पास गए। अच्छा। एसी साहब के पास गए कि डीसी साहब से बात कर, हम वहाँ चले गए। डीसी साहब ने कहा जी 400% किराया बढ़ाया, आपने कौन सा दे दिया? हमने कहा सर हमने नहीं दिया, लेकिन आप ये देखें 10% बढ़ाते हुए आपको मुनासिब की बात करें। 400% किराया हर मार्केट में आपको पता कुछ 5-7 बंदे होते हैं जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, बाकी बंदे हैंड टू माउथ होते हैं, उधर से लेते हैं उधर बेचते हैं, रात को रोटी कमाते हैं। डीसी साहब ने कहा जी आपने कौन सा बढ़ा दिया? मैं कहा सर नहीं बढ़ाया, लेकिन आप सेक्टर को ऑन बोर्ड लें ताकि ये किराए की जो बात है इसको क्लियर करें कि हमने देना क्या है और आपने लेना क्या है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी आपने 4 मंजिला बना दी दुकानें। हमने कहा जी सर कॉर्पोरेशन ने हमें एक दुकान दी थी कच्ची 120 फुट की, आज अगर हमने अपने गोदाम बनाए हैं तो सर वो अपने पैसे लगा के बनाए। कोई परमिशन वगैरह तो ली जाती है? परमिशन जाहिर है कॉर्पोरेशन की परमिशन बीच में उनके मिले बगैर कोई काम नहीं होता। आपको पता है आपने यानी कॉर्पोरेशन से परमिशन लेके उनकी रजामंदी? जी ये सवाल तो ये नहीं था, सवाल तो ये था, मैं उधर ही आ रहा हूँ सर। मैं ये जो बहाली है दरवाज़ों की, जी इसमें लाजमी बात है गवर्नमेंट आपसे दुकान किसी से भी दुकान ले, मैं पहले उसके हक में नहीं हूँ, लेकिन चले अगर गवर्नमेंट को ये जगह चाहिए तो उसकी जगह है, जाहिर बात है। और अगर वो बहाली करती है अंदरूनी शहर की, दरवाजे दोबारा बनाती है, तमीर करती है, उसके बाग बहाल करती है, तो इसमें आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके
क्योंकि आपकी दुकान तो लीगल है, आपकी दुकान तो नहीं जाएगी, जिनकी इलीगल दुकानें हैं वो जाएंगी। सर देखिए इंक्रोचमेंट ख़त्म हो चुकी है सर वहाँ पे। अब जितनी दुकानें हैं वो सब कारपोरेशन की हैं, नजूल की हैं, औकाफ की हैं। इन लीगल आपको पता है पीछे कमेटी बनी थी, वो मैंने ही बनवाई थी कह के, सारी इंक्रोचमेंट मैंने वहाँ ख़त्म करा दी थी शालमार पे। आपको नोटिस जो आए हैं उसमें कहा क्या गया है? उसमें यही कहा गया कि किराया बढ़ाएं, या आपने बिल्डिंगें बना दी इसके किराए बढ़ाएं। अभी आपको जगह शिफ्ट करने का कोई अल्टरनेट प्लान? अभी उन्होंने जो नोटिस दिया ये एक जो बहाली का मंसूबा नवाज शरीफ साहब ने दिया है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है हमारी उनसे। अभी तक कोई हमें पूछने नहीं आया अभी आपको, हम ये अभी सरकारी तौर पे हमें कोई नोटिस नहीं आया। ठीक है, यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे शुरू करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, अब जो कारपोरेशन की हैं औकाफ की जगह हैं उनका क्या बनेगा उस पर बात करते, ब्रेक के बाद आएंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब बात है कि जी वहाँ पे कुछ नाजायज़ काबिज़ीन भी है, बल्कि बहुत ज़्यादा, फिर औकाफ की जगह भी है, फिर बहुत सारे लोगों ने जगह लीज पर भी ले रखी थी। सर ये क्या मामलात हैं? जी देखिए औकाफ की जगह जो है वो औकाफ ने ही रेंटल की हुई है। ठीक है। कारपोरेशन की जगह कारपोरेशन ने रेंटल की हुई है। ठीक है। नजूल की जगह नजूल ने रेंटल की हुई है। लेकिन वो पंजाब गवर्नमेंट ने, अब मियां नवाज शरीफ साहब ने जो मंसूबा दिया है नहर के नाम से, तो वो पुराना लाहौर बहाल करना चाह रहे हैं। अब देखें उसके अंदर 7,000 दुकानें हैं, 70,000 ख़ानदान हैं, उनका कोई अल्टरनेट है उनके पास? वो हमें क्या कहाँ देना चाहते हैं जगह, ये इसको बनाना चाहते हैं? अभी आप देखें 6 दरवाजे वहाँ मौजूद हैं, अब वो 12 दरवाजे 12 दरवाजे 13वीं मोरी है। दरवाजा ही है, दरवाजा ही चले, दरवाजा ही है, 13 दरवाजे हैं, उसको हमने मोरी नाम रखी है उसका, है तो 13 दरवाजे चले, दरवाजे ही सही। अब शाह आलम का दरवाज़ा कहाँ था? वो बहुत अंदर जाकर था। अब ये 7,000 दुकानें, 70,000 ख़ानदान, लाखों लोग बेरोजगार होंगे, तो ये कहाँ जाएंगे? ये सड़कों पे नहीं आएंगे ये। लेकिन शाह जी एक बात बताएं, आप उसकी बात है कि अगर ये सोचा जाए तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा नजायज़ काम होता है, कारोबार होता है, वो कहे जी अगर हम करेंगे, मैं मनशियात फरोश हूँ, नस्ल दर नस्ल ये मनशियात फरोशी कर रहा हूँ, मुझे करने दी जाए क्योंकि मेरा तो ये रोजगार है और इससे हज़ारों लोग वाबस्ता हैं, तो ये तो नहीं हो सकता ना सर। तो गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट की ये आप मानते हैं? नहीं, हम मानते हैं गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट की। और इस कमर्शलाइजेशन ने अंदरून शहर को रहने के काबिल नहीं छोड़ा, ये भी आप मानते हैं? मानते कि नहीं मानते? आप खुद नहीं रहते होंगे वहाँ पे। मैं आपकी बात का जवाब। और असल में जो दुकानें थी उन दुकानों के साथ क्या किया गया? उन दुकान बेसमेंट्स में कितनी दुकानें निकाली गई? जितने आपके कॉरिडोर थे उनको कहाँ किस तरह से वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू की गई? वो असली हालत भी तो नहीं रही ना। ये शालमी के नीचे एक और अंदरून शहर बस चुका हुआ है। अगर आप ये कारपोरेशन की नाहली कहें, ये आपके अदारों की सुस्ती कहें, ये आपके अदारों की करप्शन कहें, जो मर्जी इसका नाम रखें, पूरे के पूरे शालमी, आजम क्लाथ मार्केट, आगे कश्मीरी बाजार, सुआ बाजार, ये सारे का सारा अंदरून शहर जो इस तरह का कमर्शियल अंदरून शहर है, कुछ शहर बचा हुआ शहर भाटी के उधर उधर बच गया कुछ, पूरी के पूरी बेसमेंट ये इसके अंदर सुरंगें खोद ली गई हैं। वो जो एक फिल्म थी बहुत मशहूर हॉबिट्स, उसमें वो जो नीचे नीचे सुरंगों के अंदर ही वो रहते हैं और वहीं उन्होंने शहर बसाए हुए चूंटियों की तरह के। शाह जी मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें शाह आलम मार्केट एक हब बन चुका है, एशिया की बड़ी मार्केट। उधर किसी ने बेसमेंट बनाया है तो खुद नहीं बनाया, गवर्नमेंट की इजाज़त से बना, गवर्नमेंट की मदद से बना। ऐसे खुद नहीं बना सकता शाह आलम मार्केट में, आजम क्लास मार्केट में, पूरा सर्कल गार्डन में आप खुद कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, गिराने आ जाते हैं, उनका नक्शा जमा होता है। उसके बाद आप गवर्नमेंट ना कहें, ये लोग कहें जो करप्ट थे जिन्होंने पैसे ले लिए, चलें उसको आप इस तरह से कहना, आप गवर्नमेंट तो ना कहें। देखिए वो उसके अंदर वाल सिटी आती है, कॉर्पोरेशन आती है, उसके करप्शन जिसने भी किए वहाँ पे उनकी मदद से ये सारे सर बने। वाल सिटी का छोड़ दें, वाल सिटी का शाजी छोड़ दें, शेरावाला गेट को गिरा दिया गया। रात को 2:30 बजे मुझे फ़ोन आता है कि गेट गिराने लगे, हमने टीम भेजी वहाँ पे, वो रुक गया कहाँ। बाद में पता चला गिराने वालों ने गिरा लिया, नया बना भी लिया, नए शेर भी बना दिए, उस गेट के ऊपर भी गोदाम बना लिए। तरही गेट है शेरावाला गेट, उसके ऊपर तो शाह जी कह रहे थे कि 6 गेट बचे हैं, उनमें से एक गेट वो है, कश्मीरी गेट है, भाटी गेट बचा हुआ है, लोहारी गेट बचा है, दिल्ली गेट बचा है, एक गेट बचा है ना जी। असि तो कोई गेट छड्या नहीं सी,
शेरा वाला गेट आज आप चले जाएं या सर्कल रोड से ही अंदर को ऊपर को जाएं तो आपको नजर आएगा कि उस गेट के ऊपर गोदाम बन चुके हैं। वॉल सिटी ने क्या कर लिया जी, क्या किसी का क्या उखाड़ लिया, क्या वो गिरा दिया। और ये इलीगल एक्टिविटी है, इस पे कुछ सब अब इस पर अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे ताजर, तो मैं तो इसकी सपोर्ट नहीं कर रहे। देखें जो जिसने नाजायज किया वो उसने गलत किया है, उसको भुगतना चाहिए। और हमारे भाई हैं, लेकिन मैं हमारे भाई नहीं है, इतना कहीं वो उनको भी जितने इदारे हैं उन्होंने साथ मिलके काम किया है। इदारों ने नहीं, लोगों ने, करप्ट लोगों जो भी उस एरिया के इदारे हैं जो लाशारी साहब से आपकी मुलाकात हुई, उनका क्या कहना है? लाशारी साहब से मेरी मुलाकात, हमारा ग्रुप गया था बोर्ड का सारा, उनसे मुलाकात हुई। लाशारी साहब ने कहा वहाँ पे ना नवाज शरीफ साहब के पर्सनल सेक्रेटरी आए हुए थे वकार अहमद साहब, तो वो भी मीटिंग में बैठे हुए थे। तो उनसे हमने यही अपना मुतालबा किया, ये 7,000 दुकानें हैं, 70,000 ख़ानदान हैं, ये लोग सड़कों पे आ जाएंगे, ये आप क्या करना चाह रहे हैं मियाँ साहब? पुराना लाहौर बहाल करें, लेकिन ये जो लाखों लोग हैं इनका रिज़्क बर्बाद हो जाएगा, इनके लिए क्या करेंगे आप? तो उन्होंने कहा जी मियाँ साहब ने सख्ती से ऑर्डर किए हैं कि एक भी बंदे का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका अल्टरनेट, अगर उसका 1 लाख बंदा है उसको 1.5 लाख दें। ये उनको मियाँ वकार साहब ने हमें कहा। सुने, ये अच्छी बात है अगर वो वाली बात है, लेकिन तो मेरे ख्याल में ताजरों को परेशानी नहीं, ये इनको पता है, ये हमें देखें जो भी मामला हमें पता है। हम तो जब इसको मानेंगे, हमारे जितने दुकानदार हैं, ताजर दुकानदार, जितनी दुकानें हैं, उनका कोई ट्रेड हब बना के हमें दें और वो एक जगह पे दें जहाँ इसके नज़दीक ही, ये नहीं हमें ये शहर बात से मुझे ये आ गया कि ये फार्मूला ये देना चाह रहे हैं कि अगर शहर से बाहर भी कोई हमें हब बना दिया जाए, हम वहाँ जाने पर तैयार है। तो शहर में तो जगह नहीं है, शहर में तो पाँव रखने की जगह नहीं है। हमारे हम सगिया पे आपके पास जगह है, वहाँ देख चले। सगिया भी तो शहर से बाहर चला जाता है, नजदीक है ना 5, लेकिन इसका मतलब आप तैयार हैं? देखिए जो हमारे पे ये शब खून मारा जा रहा है, हम इसके बिल्कुल तैयार नहीं है, हम वहाँ से जाने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ अभी आपने अल्टरनेट जगह का जिक्र किया कि ऐसे ही हब अगर बना दिया जाए तो फिर आप, लेकिन वो जब ये मामला गवर्नमेंट को बस किसी मामले में उनको मंजूर नहीं है, तो फिर हम कहेंगे जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कारोबार के रिज़्क है हमारा, उसके लिए हमारे साथ एक कमीशन बनाया जाए जो हमें बताए कि हमारे साथ होना क्या है, इन्होंने करना क्या है, फिर हम उसके ऊपर इसके तो हम भी हक में हैं कि आपका कारोबार जो है उसको अल्टरनेट देना चाहिए, लेकिन शहर बहाल होना चाहिए, शहर की तरह हैसियत बहाल होनी चाहिए। टूरिज्म आपकी ये करना यही चाह रहे हैं कि 13 के 13 दरवाजे दोबारा बनाना चाह रहे हैं, और जो बने हुए हैं उन्हीं को रेनोवेट करेंगे, जो बाकी रह जाते हैं 9 दरवाजे, जो 6 मौजूद हैं 13 में से, तो उनको जो है वो दोबारा से तमीर करना चाहते हैं उसी तर्ज तमीर के ऊपर। और अंदरून शहर में जो इमारतें बच गई हैं, 21,000 हिस्टोरिकल प्लेसेस थी, जिनमें से अब मेरा हाल चंद रह गई हैं। बिल्कुल जो रह गए मकान, हवेलियाँ गिर गई, लोगों ने दुकानें बना ली, मार्केटें बना ली, और उसको कमर्शियल हब ज़रूर बनता, लेकिन वो इस तरह से तबाह बर्बादी ना होती। उसको बहाल करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है ये बेहतर है। जो लोग वहाँ पे रहने वाले थे भाग गए, खुद शाह जी भी वहाँ नहीं रहते होंगे, मुझसे शर्त लगवा लिया, नहीं रहते होंगे। जो कारोबार करने वाले वो कहीं और से आते हैं, अब तो वहाँ अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं लोग कारोबार करने के लिए। तो वो लोग तो ना उनके नॉर्म्स हैं, ना उनकी कोई अखलाकियात हैं, ना उनकी शहरदारी है, ना उनको कुछ पता है। जो शहर में इस वक्त बाकी चंद लोग बच गए हैं अंदरून शहर के, जो आप समझे नापैद होती हुई नस्ल है, उसको अगर आपने प्रिजर्व करना है तो आपको अंदरून शहर बहाल करना पड़ेगा। सर आपका मौक़िफ़ क्या होगा? कोई गवर्नमेंट को हमारे प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहें? वक्त हमारे पास मेरा यही मौक़िफ़ है कि मियाँ साहब ये आपका इलाका है, हमजा शहबाज शरीफ का इलाका है, इसके ऊपर रहम किया जाए, इसको ना छेड़ा जाए। लाखों लोग इसमें बेरोज़गार हो जाएंगे, लाखों लोगों का रिज़्क ख़राब होगा और लोग सड़कों पे आएंगे, अपनी जानों का नजराना देना शुरू कर देंगे। लोग यहाँ तक लेकिन काम तो उन्होंने करना ही है ना। देखें वो ज़बरदस्ती जो करेंगे, देखें आगे भी 2 दफ़ा ऑर्डर्स भी दे चुके हैं, आगे भी 2 दफ़ा मियाँ साहब ने ये काम किया है। तो हम तो यही कहेंगे मियाँ साहब इस पर रहम करें, ताजरों पे इसको आप सुबह को रोकें। और तो फिर आप इसको मजीद फैलाते चले जाएंगे, मजीद वो सुरुंगे जगह नहीं है, वहाँ जगह ही नहीं है, वहाँ जगह ही नहीं है, छोड़ी नहीं ना जगह, आपसे अंदाजा करें। आप देखें फैल क्यों गई है, वहाँ एक एशिया की बड़ी मार्केट है, पूरे पाकिस्तान पे वहाँ बिजनेस है, वहाँ से होलसेलर है, रिटेलर है,
पूरी पाकिस्तान के अंदर वहाँ से सप्लाई है। अब देखें एक दुकानदार बैठा है, उसके बड़ों का वहाँ से सिस्टम चला आया, उसने 10 लाख का काम किया, उसने 5 लाख उधार दे दिया मार्केट में, उसका आगे से 5 लाख वो ना आएगा और ना उसको कोई सप्लायर सप्लाई देगा, वो तो गया, बर्बाद हो गया उसका सिस्टम। इसी तरह करोड़ों लोग इसी तरह बर्बाद। अगर आपको कुछ बेहतर ऑल्टरनेट दिया जाता है फिर आप लोग रजामंद हैं? देखिए, हम अपने बोर्ड मार्केट से मुशावरत के साथ, सारे ताजरों के मुशावरत से कमेटी बनवाएं, हम उनसे बैठ के मुशावरत करेंगे, फिर हम उनको जवाब देंगे। आमिर भाई कुछ ऐड करना चाहिए? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि बहाली अच्छा काम है, लेकिन ताजरों को अल्टरनेट दे दे, बड़ी अच्छी तजवीज़ है। सगिया के पास एक नई मार्केट बना दी जाए, न्यू सुपर शालम मार्केट अगर बन सकती है मेरे उस गंजे बाग के अंदर जहाँ पे हम खेला करते थे, तो एक और न्यू सुपर मार्केट भी बन सकती है शालम मार्केट। ताजर जो हैं वो अपना काम करना जानते हैं, इनको पता है ये नस्ल दर नस्ल ये काम करते हैं। इनको जहाँ भी बैठा दिया जाएगा ये वहीं पे माशाल्लाह रौनक लगा के कारोबार शुरू कर देंगे। और दुनिया शालमी से निकलकर बाहर काम करती है और ज्यादा बेहतर काम कर रही है। सही, बहुत सारे ताजर इनके भी वाकफ होंगे। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। राणा सिकंदर है, आज सारे ख्याल करेंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और सब्जियों के रेट हम आपको बता चुके हैं, अब हमने आपको करेंसी रेट बताने हैं। तो सेगमेंट हमारा माल का हाल। हमारे पास जी रेट लिस्ट है, आपके साथ शेयर करें। अच्छा जी, सो हमने आपको करेंसी रेट दिखा दिए और अब हमने अगले सेगमेंट की तरफ आना है और अगला सेगमेंट है टुडेज हेरिटेज। कुदरती फल, कुदरती सब्जियां आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हैं, हम आपको उसके फ़वाइद और तरीका इस्तेमाल बताते रहते हैं, ताकि अगर आप रूटीन में उसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो आपको पता हो कि उसका फ़ायदा आपको कैसे पहुंच सकता है। अमरूद इस वक्त मार्केट में मौजूद है। अब अमरूद के फ़वाइद क्या हैं जी? मैदे के लिए इंतहाई मुफीद है। वो लोग जिनको हमेशा से तेज़ाबियत का इशू रहता है, खाना नहीं हज़म होता, सो मैदे के मरीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। एंड क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत ज़बरदस्त है। डायबिटीज़ के पेशेंट अगर इस्तेमाल करें उनके लिए बहुत अच्छा है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और यस, वो लोग जो कि डाइट कॉन्शियस हैं, वज़न में कमी चाहते हैं, वो भी अमरूद का इस्तेमाल रोज़ाना कर सकते हैं, इसके मौसर नताइज होंगे। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात कल होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।